तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको इसमें ये बताना है कि ये जो जीरो होता है, मतलब जो शून्य है, वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये परिमेय संख्या पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमको जीरो पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, तो हमको समझना भैया कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ हेडिंग और फिर समझाता हूँ आपको। परिमेय परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। उसे हम अब मैं समझाऊंगा अभी आपको अच्छे से ना। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो मेरे भाई, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यू के, p बटे क्यू का मतलब बटे में अगर कोई भी संख्या लिखोगे तो उससे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। तो जिसे हम बटे में लिख दें संख्या। ठीक है। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि अगर नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं इसका, जैसे मैंने बटे में कोई संख्या लिख दिया, मान लीजिए 2/3 लिखा। तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये बटे में आया है। वैसे 4/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन मैं नीचे ना इसके जीरो नहीं ले सकता, क्योंकि ये बोला है आपसे कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर बटे में कोई भी संख्या आती है तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2/0 तो भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या आपका नहीं है। क्या कि हमने पढ़ा है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला p का वैल्यू होगा, नीचे वाला q का। तो देखो q बराबर जीरो आ जाएगा ना। तो हमको q बराबर जीरो नहीं लाना है। ठीक है। तो सिंपल से आपको करना क्या है कि बटे में कोई भी संख्या लिखोगे तो आप वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4। तो ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लिखे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जाता रहेगा, 7, 8, 9, 200, 300। तो ये सब भी क्या है? ये सब भी हमारी परिमेय संख्या है। अब ये सब कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके नीचे भी हम एक मान सकते हैं, तो ये सब बटे में हो जाएगा ना। ये सब क्या होगा? बटे में हो जाएगा। करने का मतलब ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। इससे हमें ये पता चलता है कि जीरो जो हमारी थी वो क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। और इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस पहला का आंसर यह आपको लिखना है। देखिए, पहला में हमको यह बताना था कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको। आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है तो लिखिएगा जीरो। जीरो का मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी पर आप लोग क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
अब चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भाई पेज को चेंज कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमको। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, इसका लगाने का तरीका क्या है। देखो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो जितना ई संख्या बोलेगा निकालने के लिए उससे आप एक बढ़ा लेना। ये 6 बोला है निकालने के लिए, तो 6 में हम क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे। ठीक है, 6 में क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे। और उसी ठीक है, तो 6 में एक बढ़ाने के बाद, 6 में एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 का इसमें और इसमें गुणा करना है, ऊपर नीचे दोनों। तो हम क्या करेंगे, 3 में इसमें भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का। उसी तरह 4 में भी ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी, हो गया 7 का गुणा। क्या करना है कि जितना बोलेगा उससे एक बढ़ा लेना है और दोनों में गुणा कर देना है, बस आसान था। तो जब 7 का 3 में गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 21/7। और सही 7 का 4 में करोगे तो 28/7। अब इसके बीच वाला जितना संख्या लिख लो। 21 के बाद क्या आता है भाई, 22/7। उसके बाद 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। अब इसके बाद 28 आ गया। मतलब यही जो जितने हैं नहीं, यही हमारे आंसर है। तो लिखेंगे हम कैसे, लिखेंगे हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमको 6 ही निकालना था, तो यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। सेम दूसरे के तरह ही ये वाला भी क्वेश्चन है हमारा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है ना। इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब कैसे, देखो 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 6 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो आप क्या कीजिएगा, 3/5 में 6 का ऊपर 6 का नीचे गुणा। फिर उसी तरीके से 4/5 में 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18। और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा आपका। उसी तरीके से 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24। और 6 का 5 में करेंगे तो कितना होगा, 30। अब इसके बीच में जितना संख्या है लिख दो। अब देखो 18 के बाद कितना आता है, 19/30। इसके बाद 20/30। इसके बाद 21/30। 22/, कितना जाएगा, 30। इसके बाद 23/30। अब देखो 5 संख्या हमको मिला ना, 1 2 3 4 5 इसके बीच में। अब इसी इसी पांचों को लिख देंगे। तो 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30। उसके बाद 23/30।
ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन है सही है कि गलत है, ये हमको बताना है और अपना कारण भी देना है कि काय सत्य है और काय असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमको बताना है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको, सत्य है कि असत्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमको दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या क्या बोला है, प्रत्येक, तो क्या बोला था हमसे, प्राकृतिक संख्या एक बोला था, तो हम लिख लेते हैं पहले ना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और जाता रहेगा। और उसके बाद दूसरा क्या हमसे बोला था, दूसरा बोला था पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या, यह दोनों बोला था। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ऐसे जाता रहेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बोला है कि प्रत्येक जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि ये जितनी भी संख्या है, ये जितनी भी संख्या है क्या इसमें मिल रही है। तो आप देखोगे कि एक, दो, तीन, चार, ये सब संख्या इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है। मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। ये कथन का है, सही है। क्योंकि देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच इसमें भी है और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात इसमें भी है। इसका मतलब ये जितना भी पूरा संख्या आपका प्राकृतिक जितना भी संख्या है ना वो क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन का हो जाएगा सत्य। ये पहला क्वेश्चन था हमारा इसका, ये क्या था इसका पहला क्वेश्चन। अब इसका चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब हमको बताना है कि क्या प्रत्येक जितना जितना भी पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होता है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बोला है पूर्णांक संख्या, तो सबसे पहले लिख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्या आ जाए। जैसे -3, -2, एक, जीरो, -1 ना, दो, तीन, चार ऐसे जाता रहेगा। और फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है, अब मैंने बताया था आपको। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और जाता रहेगा। अब क्या बोला है कि ये जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, देखना है कि जितना भी ऊपर वाला संख्या है क्या नीचे वाले में मिल रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ तक जीरो, एक, दो, तीन, चार, यहाँ तक तो पूरा संख्या मिल जाएगा इसमें, लेकिन ये माइनस वाला संख्या इसमें नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये कथन का है, असत्य है। क्योंकि माइनस वाला संख्या आपके पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा ना, इसीलिए ये कथन का हो जाएगा आपका असत्य। समझ में आ गया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने भाई बढ़िया समझाया आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि आ ही रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको क्या करना है, बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। प्रत्येक परिमेय संख्या ना, तो बस यहाँ लिख देना, सबसे पहले परिमेय संख्या लिख लो। परिमेय संख्या क्या होती है, जिससे हम बटे में लिख दें ना, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 ऐसे। और जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद बोला था पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक की पूर्ण संख्या बोला था ना, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर भाई ये पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा। अब हमको बताना है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ऊपर वाला जितना भी संख्या है वो नीचे वाले में आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर वाली संख्या हम देखो 0 1 2 3 4 5 ये सब तो मिल जाएगा इसमें, लेकिन ये बटे वाला संख्या तो मिल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए कथन भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोगों का होता है खत्म। तो मतलब ये जो हमारी प्रश्नावली होती है द एंड, मतलब खत्म होती है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब से हम लोग क्या करेंगे, पूरा एकदम अच्छे से क्लास 9th का और क्लास 10th का, ठीक है, हम लोग पूरा सिलेबस मैथ और साइंस अच्छे से पढ़ेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सतीश स्टडी सेंटर पर जाके पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है।